हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि इस रेजिस्टेंस को, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर को पहले हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर को क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमें क्या करना है, एक एक करके वायर्स चेंज करने हैं। ठीक, सबसे पहला वायर जो है हमारा, वो हमारा निक्रोम का वायर है। ठीक, इसमें क्या है कि हमने इसको सर्किट से कनेक्ट किया और इसमें की क्या कर दी, क्लोज कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसमें रीडिंग नोट करते हैं। ये हो गया हमारा पहला केस। इसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा वायर लगाते हैं, निक्रोम का ही वायर लगाएंगे, सेम उसी साइज का, पर इस बार हम उसकी लेंथ को चेंज कर देंगे। देखिए, जो थिक साइज में थिक होगा वो उतना ही होगा जितना फर्स्ट केस में था, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो लेंथ होगी वायर की उसे हम डबल कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, करंट नोट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा केस। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे, इसमें हम फर्स्ट केस के बराबर, जितना फर्स्ट केस में वायर की लेंथ थी उतनी ही लेंथ की वायर लेंगे, पर इस बार उसकी थिकनेस को चेंज कर देंगे। इट मीन्स इस बार उसको मोर थिकर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा थर्ड केस। लास्ट केस हमारा हम क्या होगा, इस समय हम वायर ऑफ द सेम लेंथ, जितना कि फर्स्ट केस में वायर जितना लेंथ में था और जितनी उसकी मोटाई थी, दोनों उसी सेम सेम लेंगे, पर इस बार क्या होगा, हम वायर का मटेरियल चेंज कर देंगे। इट मीन्स इस बार हम लेंगे कॉपर की वायर। यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने वायर लिया, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ थी और पर्टिकुलर थिकनेस थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे केस में क्या किया, हमने उसी वायर को लिया, लेकिन इस बार लेंथ डबल कर दी और थिकनेस उतनी की उतनी ही रखी। तीसरे केस में हमने क्या किया, लेंथ उतनी रखी और थिकनेस चेंज कर दी, यानी कि थिकनेस में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, चौथे उसमें केस में क्या हुआ, लेंथ सेम थी, थिकनेस सेम थी, इस बार मटेरियल चेंज कर दिया, दैट मटेरियल इज कॉपर। क्लियर होगा, हो गया। अब चारों केसेस में हमने अलग अलग करके करंट नोट की हुई थी। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि चारों के चारों टाइम क्या हुआ, करंट अलग अलग आई। ठीक, क्या हुआ, क्या करंट कंडक्टर के लेंथ में डिपेंड करा, क्या करंट ने जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा कोई भी कंडक्टर है तो जिससे क्रॉस हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिससे क्रॉस होते हैं ना, यानी कि ये वाला एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। जब भी हम किसी वायर की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। सपोज ये वायर है हमारे पास, ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, यानी कि ये हो गया। और अगर मैं एक वायर ये लेती हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर टिप्स में हो गया। क्लियर हो गया। तो जब वायर की थिकनेस बढ़ाई जाती है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होता है। तो हम देखते हैं कि करंट क्या इन चीज में डिपेंड कर रही है। क्या देखा हमने, तीन टाइप के ऑब्जर्वेशंस देखे। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये हमने देखा कि जो अमीटर की रीडिंग थी वो डिक्रीज होती जा रही थी टू 1/2, डिक्रीज हो गई थी, हाफ हो गई थी, जब उसकी वायर की लेंथ को डबल किया गया था। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें जो हमारी अमीटर रीडिंग आई थी, ठीक है, इस बार के केस में अमीटर रीडिंग उसकी हाफ आ गई, यानी कि 1/2 टाइम्स आ गई। कब, जब वायर की लेंथ पहले क्या थी, एल थी, अब वायर की लेंथ जब 2L कर दी गई, यानी कि जब वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया तो इस समय इसकी करंट जो थी, रीडिंग थी, हाफ हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखा गया, जो अमीटर रीडिंग है, अगर उसे अमीटर रीडिंग उस बढ़ गई थी जब वायर की थिकनेस को, सेम मटेरियल का वायर था, सेम लेंथ थी, यानी कि थर्ड केस। ठीक है, इस समय इसकी वायर की हमने थिकनेस बढ़ा दी थी, तो इस टाइम पर हमने देखा कि अमीटर रीडिंग भी बढ़ गई थी। इट मीन्स जब हमने उसकी थिकनेस बढ़ाई तो करंट जब आई थी और उसकी थिकनेस TH थी। ठीक है, इस टाइम पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक, कितनी इंक्रीज हुई ये अभी नहीं पता, वह इंक्रीज हो गई, बढ़ गई कंपैरिजन टू प्रीवियस। ठीक है, और इस बार क्या हुआ, इसकी थिकनेस, क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस को हमने बढ़ा दिया था। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने देखा, अमीटर रीडिंग चेंज हो गई थी जब हमने वायर की मटेरियल को चेंज किया था। चाहे वायर का
लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, पर इस बार मटेरियल क्या किया था हमने, चेंज कर दिया था। तो 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला, अगर हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ तो हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और कंडक्टर के नेचर पे, यानी कि नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, कि वो किस नेचर का है। इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जैसे हमने देखा था कि करंट की जब जो कंडक्टर था उसकी जो हमने लेंथ जब बढ़ा दी थी, ट्वाइस कर दी थी, तो करंट क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी। अब एक बात याद कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और मैंने ये भी बोला था कि अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो करंट मेरी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ऐसा बोला था। ठीक है, इसका मतलब हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि करंट हाफ हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया। हमने देखा था ना कि जब लेंथ को ट्वाइस कर दिया था तो करंट हाफ हो गई थी, और करंट हाफ हो गई थी इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस डबल हो गया था। ठीक, इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमने क्या देखा था, जब हमने थिकनेस बढ़ा दी थी तो करंट भी बढ़ गई थी, करंट बढ़ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ था कि करंट जब बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमने यही कहा है ना। अब करंट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें तो हम करंट का चेंज देख रहे थे, फिर हमने ओम्स लॉ को अप्लाई करके उसमें रेजिस्टेंस का कंक्लूजन निकाला, यानी रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो निकाला। क्लियर हो गया ना। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो करंट के लिए किया था। वहां पर को हम कंडक्टर की वायर की लेंथ चेंज कर रहे थे, उसकी थिकनेस चेंज कर रहे थे और उसका मटेरियल चेंज कर रहे थे और देख रहे थे करंट में चेंज। ठीक है, और उस चेंज की वजह से हमने रेजिस्टेंस में चेंज को ऑब्जर्व किया। कैसे? बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो यहाँ पर को उसी वजह से मिल रहा है। अब दिमाग में आपके ये आएगा कि हमने तो करंट देखी थी वहां पर को, हम यहाँ पर को बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम करंट पे ऑब्जर्वेशन करके रेजिस्टेंस के बारे में जान रहे हैं। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया? ठीक, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि हमने इसको कंबाइन किया तो क्या हुआ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और मैंने बोला था कि कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के साइंस में, चाहे वो इनवर्सली हो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर के आते हैं। दैट इज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, दैट इज रो, इसको हम बोलते हैं रो। यहां पर को लिखा है देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और यहां पर को देखिए रो, इसको बोलते क्या है हम, रो, आर एच ओ, रो, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको जाना जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको जानते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? ठीक, तो ऐसा यूनिट जो होती है वो रो की क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। देखिए कैसे होती है, क्लियर करते हैं। ठीक, हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है आर इज रो एल अपॉन ए। क्लियर हो गया? यानी कि जो रो है वो क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। अब आर की क्या होती है, ओम होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। मीटर्स 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या हो गया, ओम मीटर। क्लियर हो गया? ठीक, और ये जो होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इट मीन्स जो रो होता है वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हमने कहा ना कि मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करती है कौन, रेजिस्टिविटी। इसी तरीके से इसलिए इसे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हमारे पास कुछ दिए गए हैं कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी डिपेंड
करती है, ठीक। मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन अ रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। हमने कहा जो मेटल्स एंड एलॉयज होते हैं दीज आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी रेजिस्टेंस कम होता है। मैंने कहा R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि रो और रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली है, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इनकी भी कम होगी। और कितनी अप्रॉक्स रेंज क्या है इनकी, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर। उसी तरीके से इंसुलेटर्स जो होते हैं लाइक अ ग्लास, रबर, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इनकी कितनी होगी, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक की होती है, इनका रेंज इस तरीके का होता है। और जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है ना मटेरियल की, वो दोनों वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। यानी कि एक ही अगर मटेरियल है, ठीक, उसकी रेजिस्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस अलग होगी, रेजिस्टेंस भी उसका 25 डिग्री सेल्सियस में अलग होगा। और अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, दैट इज 30 to 32, कुछ भी रख देंगे हम, 30 रख दें, 32 रख दें, कुछ भी रख दें, तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज हो जाएंगी। इट मीन्स दोनों क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई नोट लिखा हुआ है, देखिए, alloys do not oxidize और burn readily at high temperature। जो alloys होते हैं वो हाई टेम्परेचर में जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या बर्न नहीं होते हैं। यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, यानी कि जो हाई पावर के हमारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, मिक्सर वगैरह जितनी भी होती है, गीज़र, इनको क्या एलॉय से बने होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपके मन मारा होगा एलॉयज क्या होते हैं। देखिए, एलॉयज हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है। एलॉयज जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्लियर हो गया। जैसे निक्रोम का वायर था, वो किससे बना था, निकेल एंड क्रोमियम से बना था, तो हम उसको एक एलॉय कह सकते हैं। निक्रोम एक एलॉय है जिसमें मेटल्स जो है वो क्या क्या है, निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है। यानी कि निक्रोम, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, NiCr, ये हो गया निक्रोम, तो यानी निकेल एंड क्रोमियम। क्लियर। तो एलॉयज वो होते हैं जो मेटल की कॉम्बिनेशन, मेटल को मिक्स करके बने होते हैं। तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी मटेरियल के, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस तरीके से डिपेंड करता है, यानी कि क्या चेंज करने में हमारे पास क्या दिखाई देता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मैंने कहा था रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, ठीक। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा दें, डबल कर दें, तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, होता है रो इक्वल्स टू RA/L। क्लियर, ये हो गया। अब क्या होगा कि अगर मैं दोबारा, ये रो 1 है, ठीक, अब मैं रो 2 निकालूं, यानी कि मैंने कहा कि लेंथ इस बार क्या कर दूंगी, ट्वाइस कर दूंगी, यानी कि RA/2L। अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, ये RA/L, और अगर इसके आगे देखो तो 1/2 लगा दूं। तो अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हो गया कि रो 2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो 1, यानी कि लेंथ के डबल करते ही जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। पहली रेजिस्टिविटी रो थी, उसकी हाफ हो गई रो 2, ठीक। इसी तरीके से दूसरा आता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दे। एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट नहीं आता है, उसको कहा जाता है कि रेडियस चेंज कर दी जाए, ठीक है। सब यहाँ पर यहाँ पर को हम रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल R रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा कि अगर उसकी रेडियस चेंज कर दी जाए, इसका मतलब है रेडियस चेंज कर देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम रेडियस चेंज करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई भी हमारी वायर है, ठीक, कोई भी वायर है और हमें पता है कि उसके जो एंड्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, सर्कल के फॉर्म में होंगे, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में होंगे, यानी कि उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास उसके जो रेडियस है वो डबल हो गई, ठीक, तो यानी कि एरिया कितना हो गया, पाई/r²। रेडियस डबल होगी तो टोटल एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब हमने देखना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रो इक्वल्स टू RA, एरिया क्या हो गया था, 4 टाइम्स हो गया था एरिया, 4 टाइम्स पहले का,
यानी कि इस समय रजिस्टिविटी यानी कि ट्वाइस, पहले की रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि लेंथ डबल हो रही है तो रजिस्टिविटी हाफ, और एरिया डबल हो रहा है तो रजिस्टिविटी डबल। डबल नहीं होगी, सॉरी, रेडियस डबल हो रही है तो रजिस्टिविटी डबल, ऐसा नहीं होगा। रेडियस से हम एरिया निकालेंगे। अगर ऐसा दिया होगा कि एरिया डबल हो रहा है तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर ये दिया होगा कि रेडियस डबल हो रही है तो हम पहले एरिया देखेंगे कितना आता है, यानी कि एरिया हमेशा क्या आएगा, उसका डबल आएगा, और जब एरिया डबल आएगा तो उतना ही टाइम्स हमारी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर पे आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और तो सब क्लियर हो गया है इसमें, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।